टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस एचसीएल टेक, इन सभी के Q3 FY23 के नंबर्स आ चुके हैं एंड आईटी सेक्टर हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आईटी सेक्टर इतने टाइम से गिर रहा था, अब जाके उसके Q3 में कैसी परफॉर्मेंस रही, आगे की गाइडेंस कंपनी ने क्या दी है, ये इस वीडियो में हम सभी कुछ जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, डिमांड हाईलाइट, इंप्लॉइज के एट्रिशंस के नंबर, कंपनी की कौन कौन हाईलाइट्स, वैल्यूएशंस, इन सभी ही पैरामीटर्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और यूज करिए कूपन कोड थैंक यू, जहां पे आपको मिलेगा डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, और ये भी पता चलेगा कि हम कौन सी आईटी कंपनीज के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स में एक तो हमारे पास आईएनआर नंबर आता है, एक यूएसडी नंबर आता है, बिकॉज हमें पता है दैट आईटी सेक्टर इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड एक आता है हमारे पास कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी से हमारा मतलब ये है कि जो भी उन करेंसीज में डिफरेंस है आईएनआर एंड यूएसडी में, उस इफेक्ट को अगर हम साइड पर रखें तो हमें क्या रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर आप आईएनआर एंड यूएसडी का नंबर देखेंगे तो वो हमें प्रिटी डिसेंट दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें एज सच देखने को नहीं मिल रही है। वाई एंड वाई बेसिस पे एक 19% का ग्रोथ है टीसीएस के लिए, एंड क्यू एन क्यू बेसिस पे 5.3 का है। हाईएस्ट इन्फोसिस का है 20% एंड क्यू एन क्यू में हाईएस्ट है एचसीएल टेक का विद 8.2। पर अगर हम सी एन सी, जो कि हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, उसको देखेंगे तो उसका नंबर हमें थोड़ा कम दिखता है एज कंपेयर टू दी आईएनआर नंबर। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ कोर्स हम उसमें से जो करेंसी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, एक तो वो निकाल लेते हैं, एंड दूसरा इसका रीजन आ जाता है फरलो। फरलो अगर हम वैसे लिटरल मीनिंग देखें उसका, जब काम बंद हो जाता है। बट Q3 में एक्चुअली आईटी सेक्टर की डिमांड थोड़ी सबड्यूड रहती है, यानी कि उसके नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता है दैट 25 दिसंबर से न्यू ईयर तक काफी छुट्टियां मिलती हैं वहां पर, तो वो डिमांड ऑटोमेटिकली उसके कारण क्या कहते हैं, वर्क इज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। सो दैट इज वाई दैट इज अ सॉफ्टनिंग दैट वी सी। बट अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स देखें तो प्रिटी डिसेंट है, मतलब हमें रेवेन्यूज के नंबर से कुछ ऐसे कुछ स्टार्टलिंग चीजें नहीं पता चल रही हैं। एचसीएल टेक में बस आई वुड वांट टू मेंशन कि एचसीएल टेक का जो क्यू एन क्यू नंबर है वो बेटर इसलिए है बिकॉज उनका जो एचसीएल का जो सॉफ्टवेयर वाला कैटेगरी है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, दैट हैज परफॉर्म्ड वेल। बट ये बहुत अच्छा न्यूज नहीं है बिकॉज इट्स अ सीजनल इफेक्ट, तो हो सकता है हमें ये नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को ना मिले। कमिंग अपॉन another financial numbers that we will discuss is margins, क्योंकि margins हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली ग्रीन में दिख रहे हैं, बट मार्जिन्स जो हैं वो अभी भी इंप्रूव नहीं हुए हैं। एंड ये मार्जिन्स का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो पड़ा एट्रिशन पे। क्यू एन क्यू बेसिस पे हमें फिर भी एक फ्लैटिश ग्रोथ दिख रही है विच इज फाइन। वाई ऑन वाई पे वो रेड इसलिए है बिकॉज अगर आप एक साल पहले जाते हैं, हम वापस जाते हैं एक साल पहले, तो वो जो एट्रिशन के नंबर्स थे वो कहीं पे फ्लैश नहीं करते थे। तो अभी जो एट्रिशन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है ना, दैट इज वाई वो जो अभी आपको लग रहा है कि मार्जिन अभी भी मार्जिन है ही नहीं, अगर हम देखें तो इट्स ना के बराबर ही है, बट एक्चुअली ये थोड़ा इंप्रूवमेंट है अगर हम क्यू एन क्यू बेसिस पे देखेंगे। एंड वैसे भी अगर हम एट्रिशन के नंबर्स को स्टडी करेंगे, आगे भी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो नंबर थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। बट अभी भी कंपनीज के लिए मार्जिन इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि कंपनीज एक बोल सके कि ओके हमारे रिजल्ट्स में हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट गोइंग डाउन साउथ बट इट्स नॉट इवन गोइंग अप, तो वो एक स्टेगनेंसी टाइप आ चुकी है कंपनी के मार्जिन्स की अगर हम बात करें। फिर हम बात करते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो की एंड फ्री कैश फ्लो की, एंड इसको हम कंपेयर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। अल्टीमेटली एज वी ऑल सी दैट कैश इज द किंग। सब कुछ कर करा के नेट प्रॉफिट आ गया, अच्छा जी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, बट कैश इन हैंड कितना है, ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना ही इन कंपनीज के लिए बढ़िया होता है। एंड आईटी कंपनीज के लिए बेस्ट पार्ट ये है दैट उनके लिए ये नंबर्स हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। तो अगर हम टीसीएस के केस में देखें तो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिखता है 111.1%, एंड वहीं पे एचसीएल टेक के लिए 136% दिखता है। इन्फोसिस वो नंबर देता नहीं है। फ्री कैश फ्लो में भी हमें वो नंबर्स 91.6% इस फॉर टीसीएस, इन्फोसिस के लिए 72 है, एंड एचसीएल टेक के लिए 124%। ये नंबर जितना 100 एंड उनके पास रहे, 100 एंड अबव या 100 के पास रहे, उनको हम हेल्दी नंबर्स कंसिडर करते हैं। एंड तीनों ही कंपनीज एक हेल्दी नंबर्स को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रही हैं। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक का मैक्सिमम रेवेन्यू तीनों ही केसेस में आता है अमेरिका से, जहां पर
टीसीएस अमेरिका एंड यूरोप पे डिपेंडेंट है 86% से, तो सिमिलर ही हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में भी, जहाँ पर उनके लिए भी नंबर 87.8% है, एंड सेम इज विद एचसीएल टेक, जहाँ पर वो नंबर जो है वो हमारा 90% तक के आसपास का है फॉर देयर डिपेंडेंस अपॉन द वेस्टर्न कंट्रीज। सो जब हम बात करते हैं कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है, यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन तक की भी प्रॉब्लम आ रही है, सो उसका इम्पैक्ट कैसे आईटी सेक्टर पर ना पड़े, ये हमें इस रेवेन्यू मिक्स से क्लियरली पता चलता है दैट हाउ लार्जली आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन दोज फॉरेन कंट्रीज, एंड अभी भी ये डिपेंडेंस जो है वो कम होती हुई हमें नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं कि इन आईटी कंपनीज को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, यानी कि कौन सा सेक्टर है जो इनके लिए मेजर चर्निंग बिजनेस लाकर देता है। तो तीनों के लिए ही जो बीएफएसआई है, यानी कि हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, वो तीनों के लिए ही सॉरी टीसीएस और इन्फोसिस के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस का सेक्टर इज द मोस्ट चर्न बिजनेस, व्हेयरएज एचसीएल टेक के लिए इट इज मैन्युफैक्चरिंग दैट जनरेट्स देम बेटर बिजनेसेस। तो कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कहाँ पर ज्यादा डिमांड है, तो वहीं पर ये तीनों कंपनीज जो है, इनकी जो डिमांड्स है, इनकी जो रेवेन्यूज है, वहां से आते हैं। अब हम बात करते हैं डिमांड हाईलाइट की। डिमांड हाईलाइट से हमारा मतलब है कि इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं, एंड ये क्लाइंट्स इनको क्वार्टरली बेसिस पे कितना बिजनेस ला कर देते हैं, बिकॉज वहीं से हमें पता चलता है इनकी फ्यूचर विजिबिलिटी, यानी कि इनको कितना रेवेन्यू आ सकता है, इनका आगे का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी है। तो अगर हम उसमें बात करें तो टीसीएस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस एंड देन एज कम्पेयर टू एचसीएल टेक। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो उनके 100 मिलियन प्लस जो यूएस डॉलर के क्लाइंट्स हैं वो 59 से भी ज्यादा है, व्हेयरएज इन्फोसिस के केस में वो नंबर 38 है, एचसीएल टेक के केस में वो नंबर 17 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टीसीवी, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर मैं टीसीएस के नंबर्स की बात करूं तो उनके लिए वो जो टीसीवी है दैट इज टोटल वैल्यू, कितना उनको कॉन्ट्रैक्ट में टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ। इन्फोसिस के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि लार्ज डील्स कितनी थी, और भी होंगी पर लार्ज डील्स कितनी थी। एंड एचसीएल टेक के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि न्यू डील्स उन्होंने कितनी साइन करी इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो हमारे लिए ये जो फिगर है 7.8 बिलियन यूएस डॉलर का, इससे हमें पता चलता है कि टीसीएस ने 7.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो डील्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्लाइंट्स हैं, वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लाए हैं, वेयरएज इन्फोसिस ने जो लार्ज डील्स हैं दोज आर 3.3 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि लार्ज डील्स इतनी है, उसके आगे जितनी भी स्मॉल है वो भी काउंटेड होंगी, बट 3.3 इज दी लार्ज डील विंस। एंड एचसीएल टेक ने 2.35 बिलियन की जो है वो न्यू डील्स जो है वो साइन करी हैं। इससे हमें पता चलता है कि तीनों ही जो कंपनीज हैं उनका जो क्वार्टर रहा जिसमें उन्होंने न्यू डील्स साइन करी हैं वो काफी अच्छा रहा, डिसेंट रहा। मैक्सिमम क्लाइंट्स जहाँ पर टीसीएस के हैं विच इज मोर देन 2800, तो वहीं पे इन्फोसिस के लिए इट इज 1800 एंड प्लस, एंड एचसीएल टेक के लिए इट इज 1700 एंड प्लस। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि इनके जो क्लाइंट्स के पैरामीटर्स हैं, कितना डिपेंडेंट हैं ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर, टॉप 5, टॉप 10 एंड टॉप 25। टीसीएस वो नंबर अभी हमें नहीं देता है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो वो टॉप 5 क्लाइंट्स के ऊपर 13% डिपेंडेंट है, तो वहीं एचसीएल टेक 10% डिपेंडेंट है। देखो, जितना ज्यादा आप एक कंसंट्रेटेड क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो उतना ही आपका रिस्क ज्यादा होता है, तो जितना आपका वो परसेंटेज कम होगा उतना बेटर है। सो यू नीड टू नो, अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर, ये पैरामीटर्स आपके ध्यान में होने चाहिए कि आप ऐसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करें जिसमें जो टॉप 3 क्लाइंट्स हैं या टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उन पे जो कंसंट्रेटेड रेवेन्यू जो हमें उनके पास से आता है वो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट हमारे क्या कहते हैं पैरामीटर की, दैट इज द एम्प्लॉय मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ से हमें एट्रिशन के नंबर्स को फाइनली अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो टीसीएस का ऑफकोर्स एम्प्लॉय बेस बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है कि Q2 में जो नेट एडिशन हुई एम्प्लॉयज़ की या नेट सब्ट्रैक्शन हुई, तो इन्फोसिस एंड एचसीएल की टेक में तो अल्टीमेटली उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके जॉब छोड़कर गए या उन्होंने निकाले या जितनी भी फ्रेश हायरिंग्स करी, तो उनके लिए जो नेट नंबर था दैट वाज फॉर इन्फोसिस 1627, एचसीएल टेक के लिए इट वाज 2945, बट टीसीएस के लिए वो नंबर नेगेटिव था, यानी कि उन्होंने जितनी भी हायरिंग्स करी या जितने भी लोग छोड़कर गए, अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट था वो उनके लिए छोड़कर जाने वाले लोगों का ही ज्यादा था, विच वाज 2197, यानी कि एट्रिशन की प्रॉब्लम अभी भी जो है टीसीएस में हमें ज्यादा देखने को मिल रही है इन जनरल, क्योंकि अगर आप इनका एलटीएम देखोगे विच इज लास्ट 12 मंथ्स के एट्रिशन के क्या नंबर्स हैं, तो वो आपको दिखेंगे 21.3, 24.3, 21.7 टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक रिस्पेक्टिवली।
द पॉइंट इज दैट ये नंबर इटसेल्फ अगर हम आइसोलेशन में देखें ना तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में इतना एट्रिशन होता नहीं था। पर क्या ये नंबर इंप्रूव हो रहा है? यस, नंबर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी नंबर बहुत बड़ा है। एंड कंपनी स्टिल, क्योंकि हुआ क्या है दैट टीसीएस के केस में भी वो हमें नेगेटिव नंबर क्यों दिख रहा है, बिकॉज कंपनी का ये मानना है कि जिस टाइम पर काम था और एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा आ चुके थे, तो अब द पॉइंट इज कि उनसे वो जो यूटिलाइजेशन करनी है, तो जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं पहले हम उनसे तो पूरा यूटिलाइज करें। तो वो बेशक हमें अब एट्रिशन नहीं देखने को मिल रही होगी, हायरिंग थोड़ी जो उनका परसेंटेज होगा हायरिंग का वो हो सकता है कम हो गया हो, लेकिन अभी भी द प्रॉब्लम इज नॉट फुल्ली ओवर। इट माइट बी सबड्यूड फॉर सम टाइम बट नॉट कंप्लीटली ओवर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज कॉन कॉल हाइलाइट्स। तो कॉन कॉल हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो टीसीएस ने अभी भी नियर टर्म में एक कॉशियस रहने का ही क्या कहते हैं एडवाइस करी है, बिकॉज दे स्टिल बिलीव दैट ऑप्टिमिस्टिक वाला जो है अभी उनके दिमाग में वो नहीं आता, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लेशन एंड रिसेशन का नंबर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। वो बेशक ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है मीडियम टर्म में वहां वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक बेशक है, लेकिन दे हैव इशूड द कॉशियस गाइडलाइंस ओनली। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने वो नंबर जो गाइडेंस है कि आगे कैसा होने वाला है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेक्टर वाइज दी है। उन्होंने मॉर्टगेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हाईटेक एंड टेलीकॉम में उन्होंने बोला है कि थोड़ी सॉफ्टनिंग बनी रहेगी, लेकिन जो एनर्जीज एंड यूटिलिटीज हैं यूरोप से, वहां पे वो बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो जो उनकी लार्ज डील्स हमने ऊपर बात करी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो उनको मिला है, वहां से भी उनकी पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि Q4 के जो नंबर्स हैं वो थोड़े वीक रह सकते हैं, बिकॉज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड Q3 में जो उनके Q1Q की ग्रोथ हमने बात करी कि जो सीजनल प्रोडक्ट्स की वजह से आई है, वो हो सकता है कि यहाँ पर आकर उनको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट करे। एंड उनकी यूरोप में भी जो डिसीजन मेकिंग थी विद रिगार्ड्स टू वहाँ पर जो भी उनका बिजनेस था वो थोड़ी डिले हुई है, बट जो भी उनके न्यू डील्स आई हैं उससे भी उनको अपनी पाइपलाइन वैसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट नंबर्स अभी भी वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर पाएंगे या नहीं। दे हैव टोल्ड दैट Q4 विल बी अ वीक, कैन बी अ वीक क्वार्टर फॉर देम। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की अगर हम बात करें कि उनको क्या लगता है कि अब जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो किस हिसाब से आने वाला है, तो इन्फोसिस ने जहां वो नंबर 0.5 से इंक्रीज किया है, मतलब जहां 15 से 16% था वहां पे अब 16 से 16.5% हो चुका है। वहीं पे एचसीएल टेक ने वो थोड़ा सा 0.5 से डिक्रीज किया है, यानी कि 13.5 से जहां 14.5 था अब वो सिर्फ 14 रह गया है। जो उनके एबिट मार्जिन है वो भी उन्होंने एक लोअर एंड पर ही बताए हैं। लेकिन यस, तीनों ही कंपनीज ने ये जरूर कहा है दैट जो एट्रिशन के नंबर्स हैं वो हिस्टोरिकल नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा है, बट धीरे धीरे उनमें भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लास्ट पैरामीटर हमारे पास आता है वैल्यूएशंस का। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अगर हम उनके करंट पीई देखें तीनों के, तो वो 29, 26 एंड 21 है रिस्पेक्टिवली। बेशक ये नंबर काफी कम हो चुका है, बट अगर आप इनको अपने 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन पीई से कंपेयर करो तो बेशक 3 ईयर मीडियन में टीसीएस और इन्फोसिस नीचे चले गए हैं, एचसीएल टेक इज स्टिल स्लाइटली हायर, एंड 5 ईयर्स में तो अभी तीनों ही ऊपर हैं। तो इससे ये तो एक चीज पता चलती है कि जितना आईटी सेक्टर ने रैली किया था उसके हिसाब से वो करेक्शन बनती ही थी। बेशक उसके बीच में वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लेशन एंड रिसेशन का प्रॉब्लम आया, बट अभी भी ये नंबर्स इतने नीचे नहीं आए हैं कि इनकी वैल्यूएशन जो है वो 5 ईयर के लो के नीचे आए। यानी कि स्लाइटली अभी भी अगर हम इनके सिर्फ और सिर्फ पीई को आइसोलेशन में स्टडी करते हुए देखें तो वो नंबर्स हमें थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। तो इट वॉज बाउंड टू हैपन दैट दे वर सपोज टू कम इतना नीचे। अब बात आती है लास्टली हमारे पास कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इन दीज आईटी स्टॉक्स, आर दे सपोज टू सेल दीज आईटी स्टॉक्स? देन द एडवाइस टू देम इज दैट जो आईटी स्टॉक्स का डाउनफॉल था, जो आईटी स्टॉक ने देखना था, दैट हैज मेजरली हैपेंड। अगर आप बोलोगे कि अच्छा अब इनका अप साइकिल शुरू होने वाला है, द वेस्टर्न कंट्रीज से प्रॉब्लम स्टिल सस्टेन्स, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू सिट टाइट। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको सेल ऑफ कर दो, बट आईटी सेक्टर इज अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, इट विल बाउंड बैक, इट विल हैव इट्स रीबाउंड, सो यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड इन दीज स्टॉक्स। जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो भी नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना वो अपना बजट बताते हैं, तो वो जो बजट बताते हैं उससे हमें इन कंपनीज की जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में, रेवेन्यू ग्रोथ वो बहुत अच्छे से पता चलती है। एंड साथ ही साथ देयर इज वन मोर पॉइंट दैट रेवेन्यू गाइडेंस जो है ना वो भी कंपनीज अपनी इंप्रूव करती हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट का क्या बजट आता है। सो इफ यू स्टिल इन दैट डिलेमा, वेट फॉर अनदर क्वार्टर जहाँ पे आपको वो नंबर्स जो है वो और ज्यादा बेटर तरीके से मिल सकते हैं, एंड योर एनालिसिस टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट कैन बी can play out better. This is strictly an investment advice and surely for a long term and not a trading advice to you all. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंसेस कैसी रही वो समझ में आए। जो एक बुरा टाइम है, लग रहा है कि वो पास हो चुका है, लेकिन अभी एक अप साइकिल आने में भी दिस इज लाइक अ साइडवेज वाला मूवमेंट। दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू वेट। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा जिससे आपकी एनालिसिस और भी बेटर हो सकती है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।